नमस्कृताय मित्रों, नमस्कृताय। आज हम कक्षा 10 जो आपकी सेमेस्ट्री पार्ट की पुस्तक है, सेमेस्ट्री पार्ट 2, उसका जो फर्स्ट टर्म स्टार्ट हो रहा है, पहला टेस्ट स्टार्ट शुरू हो रहा है मतलब, तो उस टेस्ट को देने की प्रक्रिया क्या है। क्योंकि आज तक हम जो टेस्ट देते हैं, तो पहले आरबीएससी कोर्स लगभग चल रहा था, उसमें अनुवाद आता था, सेपरेशन व्याख्या आती थी, उसका थोड़ा तरीका अलग था। इस बार 10th क्लास में एनसीईआरटी पैटर्न चालू कर दिया गया है, जो सीबीएसई और आरबीएसई सबके कॉमन होता है, सबको वही सब्जेक्ट रहता है एनसीईआरटी वाला। उस एनसीईआरटी का जो पेपर वो किस हिसाब से हमें तैयार करना है, उसकी एक एक प्रश्न को करने का जो तरीका है, वो हमें मेन मुद्दा यही है कि प्रश्न सब करते हैं बोर्ड पे, सबको जितने प्रश्न हैं सब सही उत्तर आते हैं, लेकिन उस उत्तरों को पेश करने का जो तरीका है, उत्तरों को सामने रखने का जो तरीका है, जहाँ पर एग्जामिनर उनको देखे और देखते कुछ प्रभावित हो गए, इस प्रकार का काम अगर करेंगे तो हम अन्य बच्चों से आगे निकल सकते हैं। और तरीका जो आपको आज बताया जाएगा कि आपका पहला जो टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, उसको किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन तो कैसे आएंगे। हालांकि क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन उन क्वेश्चन जैसे उदाहरण दूसरे दिए गए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा मैंने श्लोक लिख दिया, तो बिल्कुल टेस्ट में श्लोक आएगा। और जब बोर्ड वाला पैटर्न अपने पास में जब पूरा कोर्स हो जाएगा, उसके बाद हम बताएंगे कि पूरा जो बोर्ड का पेपर है वो किस प्रकार से हमें उसको पेश करना है। लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जितने हमने चैप्टर पढ़ लिए, जो जो टॉपिक पढ़ लिए, उसके अनुसार हम बताते हैं कि इस टॉपिक को किस प्रकार से आपको बोर्ड की कॉपी में करना है। हालांकि भी मैटर बहुत ज़्यादा है, कोर्स बहुत ज़्यादा करना बाकी है, लेकिन जितना कोर्स कर लिया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो पहले टेस्ट में आ रहा है उसको हमें किस प्रकार से कॉपी में करना है, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि जो आपको आज जो तरीका बताया जा रहा है, उसी तरीके से आपको पहले टेस्ट की कॉपी में कॉपी करना है, प्रश्न उत्तर करना है, जो तरीका बताया जा रहा है वैसा ही करना है। अब उस तरीके से अलग आप अगर करते हो तो फिर वो कॉपी चेक बिल्कुल नहीं की जाएगी, उस कॉपी को छटाया नहीं जाएगा। क्योंकि मान लो अगर वो नहीं बताया जाए तो आप गलत कर सकते हो, सर में बताया नहीं, बताया नहीं था, कैसे बताए। ऑनलाइन जो शिक्षा आपको जो भी पढ़ाई दी जा रही है, इस पढ़ाई में एक एक चीज़ इतनी बारीकी से बताई जा रही है कि जितने शायद हम ऑफलाइन में नहीं बता पाते। अब कई तो कहते हैं ऑनलाइन से क्या फायदा है। फायदा उन बच्चों को हमने होमवर्क चेक कर रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं उनको होमवर्क इतने शानदार होमवर्क कर रखा है कि शायद ऑफलाइन में इतना बढ़िया होमवर्क कर नहीं पाते, क्योंकि उनको पूरा टाइम मिल रहा है घर पे, सारा दिन घर पे रह रहे हैं, बैठने का माहौल वहाँ सही है, घर का खाना खा रहे हैं, वो सब वगैरह, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। तो जो तरीका बताया जा रहा है बिल्कुल बोर्ड पैटर्न का तरीका है, उसी अनुसार आपको ये काम करना है। तो देखिए, जो आपका पहला टेस्ट स्टार्ट है, इस पहले टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा कि 7 क्वेश्चन पहले टेस्ट में आएंगे। आपके प्रथम टर्म में कितने आएंगे? फर्स्ट टर्म में 7 क्वेश्चन आएंगे। और 7 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, ये 9th का और 10th का लगभग ये कॉमन रूप चलेगा, ये विशेष और ध्यान रखना। 9th का लगभग यही बेस है, 10th का लगभग यही बेस चलेगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, जो आपके फर्स्ट टर्म में आएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। पहले तो इस प्रश्न का मतलब आना चाहिए कि प्रश्न वाला पूछा क्या है। अब इसमें लिखा हुआ तो ये है, अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा एतत् आधारित प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। इस लाइन का मतलब होता है कि अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा का मतलब हो गया नीचे लिखे गए श्लोक को पढ़ करके, नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़ करके, नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़ करके एतत् आधारित प्रश्नानां उत्तराणि, इस पर आधारित जो प्रश्न के उत्तर है वो हमें लिखने हैं। ठीक है। अब इसका किसी को अर्थ नहीं आता है और उसने ऊपर वाला प्रश्न पढ़ाई नहीं किया, श्लोक देख लिया और श्लोक की व्याख्या लगा दी, जबकि व्याख्या पूछी नहीं इसमें। तो इसमें पूछा क्या चीज है, जो चीज पूछी है हमें उसी चीज के अनुसार हमें उत्तर देना है। अब इसमें श्लोक कौन सा दिया हुआ है? शरीर आयास जननम कर्मम व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विवृद्धिया समन्ततः है। अब समस्या ये होगी कि इस श्लोक के शब्दार्थ हमें याद नहीं है, क्योंकि अगर श्लोक के शब्दार्थ याद होंगे तो श्लोक का अर्थ भी आएगा, और श्लोक का अर्थ आएगा तो श्लोक के हमें क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। और जबकि आपको अभी ऑनलाइन जो होमवर्क भेजा गया उसके अंदर एक एक श्लोक के शब्दों का अर्थ भी लिख के भेजा गया है, अन्वय भी लिख के भेजा गया है, भावार्थ भी लिख के भेजा गया है, उसका अर्थ भी लिख के भेजा गया है, और उसका पूरा विशेष जो व्याकरण टिप्पणी होती है पूरी लिख के भेजी गई है। इतना विस्तृत तरीके से काम करा दिया गया है, इतना टाइम मिल पा रहा है आपको काम करने के लिए, फ्री टाइम, बिल्कुल फ्री हो आप। ये गद्यांश, ये पद्यांश यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है। इस पद्यांश में देखिए आपको श्लोक का अर्थ क्या होगा, पहले इतनी देखना है।
तो इसका भावार्थ थोड़ी करना है। भावार्थ अगर करते तो पूछा प्रश्न पूरी व्याख्या करते, लेकिन केवल प्रश्न उत्तर पूछे हैं तो प्रश्न उत्तर के अंदर हमें पहले केवल उस श्लोक का अर्थ आना चाहिए। तो श्लोक का अर्थ क्या होगा? शरीर आयास जन्म कर्मम। शरीर का मतलब शरीर, आयास का मतलब होता परिश्रम, शरीर के परिश्रम से, जन्म का मतलब उत्पन्न, शरीर को परिश्रम, शरीर के द्वारा परिश्रम करने से उत्पन्न जो कार्य है, शरीर के द्वारा परिश्रम करने से जो उत्पन्न जो कार्य होता है उस कार्य को क्या कहा गया है? व्यायाम संगीतम, व्यायाम कहा गया है। अब ये प्रश्न का उत्तर खुद ही बढ़ गया, देख लिया। तो शरीर के द्वारा परिश्रम करने पर जो कार्य होता है उस कार्य को क्या कहते हैं? व्यायाम कहते हैं। क्लियर है? तत्कृत्वा तु, अब तत् यहाँ पर सर्वनाम शब्द आ गया। तत्कृत्वा का मतलब होता है उससे करके, उससे करके, व्यायाम को करके। तो तत्कृत्वा तु, उससे करके तो सुखम, सुखपूर्वक, देहम, शरीर पर, विमग्निया, मालिश की जानी चाहिए, समन्ततः, सभी अंगों पर, सभी ओर। तो व्यायाम करने के बाद में सभी अंगों पर क्या करनी चाहिए? सुखपूर्वक, आराम से मालिश नहीं करनी चाहिए। मालिश कहाँ करनी चाहिए? देहम, शरीर पर। मालिश कैसे करनी चाहिए? समन्ततः, पूरे शरीर में मालिश करनी चाहिए। ये इतना सा श्लोक है, इतना सा अनुवाद आपको याद तो इतना होना चाहिए। इतनी सरल चीजें, मतलब जो इसमें क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, उस क्वेश्चन के उत्तर आपके सामने पड़े हुए हैं। अगर ढूंढना नहीं आता तो इससे बड़ा बेवकूफ कोई हो भी नहीं सकता है। ऐसे कई प्रश्न आएंगे इस बार बोर्ड में। एनसीईआरटी का जो पैटर्न है बिल्कुल इजी पैटर्न हो गया है। आरबीएससी का बहुत हार्ड पैटर्न था, वास्तव में शरीर का बढ़िया पैटर्न था, लेकिन इस बार बिल्कुल सरल दिया गया है ताकि तुम मेहनत कम से कम करके अच्छी परसेंटेज बना सकते हो, आपका हौसला उससे बढ़े। ये प्रश्न हो गया इसका श्लोक। अब इसमें पूछा है क्या चीज है? हमने यहाँ पर जो ये प्रश्न 3 नंबर का दिए, हालांकि हो सकता है बोर्ड में कम से कम 4 या 5 नंबर का आएगा, निश्चित है। हमने यहाँ पर दिया पहला इसका एक पदेन। एक पदेन का मतलब होता है एक पद में उत्तर दो। एक पदेन का मतलब क्या होगा? एक पद में उत्तर दो। तो पहला प्रश्न में क्या पूछा है? किम कृत्वा देन सुखी भवेत्। किम कृत्वा देन सुखी भवेत्। अब इसकी हिंदी क्या होगी? क्योंकि समस्या यहाँ पर अभी हिंदी अनुवाद नहीं आता है, प्रश्न की हिंदी नहीं आएगी। दूसरी पितु नाम है किम अस्ति, आप बता रहे हो गंगा देवी, तो पिता का नाम गंगा देवी कैसे हो सकता है? मातु नाम किम अस्ति, आप बता रहे हो राम प्रसाद, तो माता का नाम राम प्रसाद कैसे हो सकता है? तो प्रश्न को समझना वहां पर जरूरी है कि प्रश्न पूछ किसका रहा है, पिता का नाम पूछ रहा है, माता का पूछ रहा है, और कोई चीज पूछ रहा है। तो यहाँ पर इतना लिखना है कि किम कृत्वा देन सुखी भवेत्। प्रश्न की हिंदी क्या होगी? किम कृत्वा का मतलब क्या करके, जन का मतलब मनुष्य, सुखी भवेत् का मतलब सुखी होता है। तो इस श्लोक में देखा पढ़ना पड़ेगा। ततम किम कृत्वा, क्या करके, जन सुखी भवेत्, सुख होता है। तो ये देखो लिखा है तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृत्या। तत्कृत्वा तो उसे करके, तो उसे किसे? व्यायाम करके। इसमें क्या पूछा है? किम कृत्वा, क्या करके, वहां पर क्या गया? अब कई गुरु कैसे हैं तो लाइन टू लाइन मिलाते हैं। वो लाइन टू लाइन मिलाते हैं, उनकी आदत पड़ेगी कहां से लाइन पकड़ रखी, उनको प्रश्न का हिंदी अनुवाद तो आता है नहीं, तो लाइन मिलाते हैं। किम कृत्वा, तो वहां मिल गया कृत्वा, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? वो तत्कृत्वा देन सुखी भवेत्। उसे करके लोग सुख होते हैं। अरे तो किसे करके, क्या करके लोग सुखी होते हैं? तत्कृत्वा वहां पर सर्वनाम शब्द है। उस सर्वनाम किसी प्रश्न का उत्तर सर्वनाम शब्द नहीं होता है। तत् यहाँ पर किसके लिए है? तत् यहाँ पर व्यायाम के लिए है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? व्यायामम। तत्कृत्वा किम कृत्वा व्यायामम, उत्तर क्या आएगा? इसका एक पद में व्यायामम। अब एक चीज और बता दूं, आपकी जो कॉपी है उस कॉपी में एक लाइन आती है, आपके साथ क्या आती है? लाइन ऐसी लाइन खींची जाती है बोर्ड के अंदर, या बोर्ड में टेक्स्ट में किसी को श्लोक नहीं उतारना है, किसी को दोबारा कुछ भी काम नहीं करना है। इतना विषय ध्यान रखना है आपको, बोर्ड में दोबारा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर एक लाइन कॉपी में आती है, एक लाइन आप और खींचो के सभी लड़के एक लाइन खींचना है, पास में खींचना है। एक लाइन खींची गई है, दूसरे लाइन आपको उसके पास में और खींचना है, सभी को खींचना है। करने का तरीका यही रहेगा। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे? प्रश्न नंबर 1 लिखोगे। यहाँ पर केवल एक लिखना है, न कोई क्वेश्चन लगाना है, न कोई प्रश्न लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। आराम से सुन लेना, फिर देखना, तरीका यही रहेगा। यहाँ पर क्या लगाना आपको? प्रश्न नंबर 1 लगा के छोड़ देना है। मतलब पहला प्रश्न किसका? पूरे पेपर का पहला प्रश्न कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न में यहाँ पे क्या आ गया? पहले प्रश्न में क्या लिया? भाग 1 हमने लिया पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या लिखा है? एक पद एक उत्तर। क्या लिखा हमने?
एक पदेन उत्तर विद्यालय, ठीक है। अब एक पदेन उत्तर के बाद में इसका नंबर क्या है, क्या लिखा हमने, दो ध्यान से देखना है। एक पदेन उत्तर करके अंडरलाइन खींचना सभी को, यहाँ पर जो तरीका बताया उसी तरीके से काम होना ही चाहिए, नहीं तो कॉपी बिल्कुल छिड़ी नहीं जाएगी और नंबर डबल जीरो ऐसा। एक पदेन उत्तर का कौन सा नंबर आ गया, क्या नंबर, क्या प्रश्न क्या पूछा है, किम कृत्वा जनेन सुखीं भवेत्, क्या करके लोग सुखी होते हैं, तो वहां पर उत्तर क्या हो गया, व्यायामम। जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा गया है उसी विभक्ति में हमें उत्तर देना है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, व्यायामम। इसका उत्तर में केवल एक ही पद में लिखना है, उत्तर क्या हो जाएगा, व्यायामम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यायामम पूर्ण। अब इसके बाद में एक लाइन बिल्कुल भी खाली छोड़ना है, ध्यान रखना सभी बच्चे, एक लाइन बिल्कुल खाली छोड़ना है और यहाँ पर नंबर लगाना है, नंबर 6, क्या लगाना है, नंबर 6 लगाना है, एक लाइन खाली जरूर छोड़ना है। लगातार कोई क्वेश्चन आंसर न तो बोर्ड में होंगे न टेस्टों में होंगे, क्योंकि आपके जो तरीका टेस्ट में होगा वो तरीका बोर्ड में होगा, बार बार नहीं पूछना है कि हमें ये उत्तर कैसे करना है। अगला प्रश्न पूछ जाएगा, व्यायाम कस्य आयास जननम, कस्य आयास जननम कर्म व्यायाम संकेतम। प्रश्न को समझो, मेरे प्रश्न क्या पूछा है, कस्य आयास जननम, किसका परिश्रम करना, किसका परिश्रम करना या किसको परिश्रम करने से उत्पन्न कार्य व्यायाम संकेतम व्यायाम कहा जाता है, तो ऊपर आ गया शरीर आयास जननम, इतना मालूम है। आयास का मतलब परिश्रम होता है, मेहनत होता है, तो किसकी मेहनत करने से उत्पन्न कार्य को व्यायाम कहते हैं, शरीर। अब ये हमें विशेष बता रहा हूं मैं आपको, जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा गया है उसी विभक्ति में उत्तर देना है। यहाँ प्रश्न कौन सी विभक्ति में पूछा गया है, षष्ठी विभक्ति में, कस्य, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शरीरस्य। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, शरीरस्य। अगर आपने उत्तर शरीरम लिख दिया तो उत्तर गलत होगा आपका। ये नहीं श्लोक में क्या उत्तर दे रखा है, अरे श्लोक में उत्तर तो जो दे रखा है वो दे रखा है, प्रश्न तो बोलो, प्रश्न क्या पूछा है, किसका, तो उत्तर क्या होगा, शरीर का। जब इसने पूछा किसका पूछा है तो शरीर का होगा, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शरीर से। इसका उत्तर नंबर 6 लगा करके का उत्तर सीधा, केवल कुछ फालतू बातें लिखनी नहीं है, समय लिखो, काम खत्म हो गया, अंडरलाइन कर दो, फिर एक लाइन खाली छोड़ना है, बस खाली लाइन छोड़ करके फिर यहाँ नंबर लगाना है हमें, कौन सा, यहाँ तो पहले एक पद के बाद नंबर दूसरा कौन सा आ गया, पूर्ण वाक्य, ये हमें लगाना है, फिर कौन सा नंबर लगाना है, पूर्ण वाक्य, ये नंबर लगा दिया आपने, कौन सा, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य उत्तर। अब पूर्ण वाक्य उत्तर का पहला प्रश्न कौन सा है, नंबर कै, पूर्ण वाक्य का नंबर क्या प्रश्न है, पूर्ण वाक्य पूछा उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है, लेकिन ध्यान रखना ग्रामर के प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में कभी नहीं आता है, जो कि पूर्ण वाक्य का वास्तव में जो प्रश्न उत्तर वाले है उसका पूर्ण वाक्य में करना है। तो पूर्ण वाक्य में पहला प्रश्न क्या पूछा है, व्यायाम की मासी, व्यायाम की मासी के व्यायाम की मस्ती, व्यायाम क्या है, व्यायाम किसे कहते हैं, तो इसकी श्लोक की पहली लाइन इसका उत्तर आ गया, शरीर आयास जन्मम, शरीर आयास जन्मम कर्मम व्यायाम संगीतम। शरीर के परिश्रम के द्वारा उत्पन्न कार्य को ही क्या कहते हैं, व्यायाम कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई, बिल्कुल एजेक्टिव लाइन ऐसे कैसे यहाँ जाएगी, ये इसका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल इसका उत्तर क्या होगा, शरीर आयास जन्म, शरीर आयास जन्म कर्म, शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम संगीतम, लिखना में व्यायाम संगीतम, ये लो जी, ये इसका पूर्ण वाक्य का पहला प्रश्न हो चुका, एक लाइन खाली छोड़ दो, हर प्रश्न में एक लाइन खाली छोड़ के रहना है, ताकि आराम से काम लोगों को सफाई से कॉपी चेक करने वाला आराम से, कोई कॉपी चेक करने वालों को बिल्कुल कॉपी चेक करने में आराम की आवश्यकता होती है, ताकि वो आराम से खुला खुला दे सके। पता नहीं बोर्ड में कॉपी चेक करने वाला कैसा हो, किसी की आंखें कमजोर भी हो सकती है, किसी की और समस्या हो सकती है, या मान लो कि गर्मी से परेशान है, किसी परेशानी से, तो पूरी परेशानी का जो रिजल्ट है वो आपकी कॉपी पर निकाल सकता है। इसलिए कॉपी बिल्कुल शानदार अच्छी राइटिंग में सही करना है। अगले प्रश्न उत्तर हो गया नंबर 6, इसी प्रकार जानना है, इसी को लाइन छोड़ते रहना है, इतना समझ चुके आप। अब नंबर क्या प्रश्न क्या गया, सर्वतः पदस्य प्रियाय पदम चित्वा लिखत। प्रश्न को समझो क्या प्रश्न पूछा है, अब उत्तर इसी में होगा,
उत्तर गद्यांश में इस श्लोक में है, केवल पद्यांश में उत्तर दिया हुआ है। सर्वतः पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत। सर्वतः पद का पर्यायवाची क्या है? तो सर्वतः का मतलब होता है सब और, सर्वतः का मतलब क्या होता है? सब और। अब इसका पर्यायवाची का मतलब बोलते हैं समानार्थी शब्द, वो इसी में है कहीं ना कहीं। अब देखो सर्वतः का पर्यायवाची कहाँ आ गया? समन्तत है। क्या गया? समन्तत है। तो हमें इसका उत्तर कैसे देना है? ग्रामर का प्रश्न आ गया, तो यहाँ पर लगाएंगे नंबर ख लगा करके, यहाँ लिखेंगे हम सर्वतः। क्या लगाएंगे? सर्वतः लिख दो, आगे बढ़ दो बराबर, इसका उत्तर क्या रहेगा? समन्तत है। क्या रहेगा? समन्तत है। क्रिया का, कारक का, विलोम शब्द का, पर्यायवाची का, विशेषण का, विशेष्य का जो प्रश्न आता है उनके उत्तर ऐसे होंगे सबके। जो भाषिक प्रश्न आते हैं, जो व्याकरण के प्रश्न आते हैं लास्ट में, उनके उत्तर कैसे लिखते हैं? सर्वतः लिख दिया, ये हो गया। या विलोम शब्द पूछ लिया तो विलोम पदम बराबर ये हो गया, विशेषण पदम बराबर ये हो गया, विशेष पदम बराबर ये हो गया, क्रिया पदम बराबर ये हो गया, कर्तृ पदम बराबर ये हो गया। कैसे करना है? तो ये प्रश्न आपके 3 नंबर के बोर्ड में आएंगे। अगला प्रश्न नंबर कौन सा? व्यय प्रश्न। व्यय में क्या पूछा है? सुखम देहम अत्र विशेषणम किम। प्रश्न क्या लिखा है? सुखम देहम अत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ विशेष्य पद क्या है और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य कहते हैं जो किसी की विशेषता जो बताई जा रही है, तो विशेषता जिसकी बताई गई है, जो विशेषता होती है उस विशेषता को बोलते हैं विशेषण बोलते हैं। लेकिन विशेषता किस चीज की बताई गई है, वो चीज क्या होती है? विशेष्य होती है। जैसे कृष्ण सर्प है, तो कृष्ण का मतलब काला, सांप का मतलब सांप, तो काला सांप का अंदर जो सांप हो गया वो विशेष्य हो गया, कृष्ण हो गया विशेषण। कृष्ण धेनु है, धेनु इसमें विशेष्य हो गई, कृष्ण इसके अंदर विशेषण हो गया। तो सुखम देहम, इसके अंदर सुखम तो क्या हो गया? विशेषण हो गया, और देहम क्या? विशेष्य। हमें क्या पूछा है? विशेष्य पूछा है, तो उत्तर क्या आएगा? देहम। उत्तर क्या आएगा? देहम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लाइन छोड़ गया, विशेष्य पदम बराबर देहम। एक चीज और, यहाँ पर देहम के अंदर मैं ऊपर है, लेकिन यहाँ पर तो उत्तर लिखेंगे तो देहम के अंदर मैं हलंत नीचे आ जाएगा। मैं हमेशा ऊपर वही होता है जहाँ पर आगे व्यंजन पद लिखा होता है। जब देहम कर दिया आपने, तो देहम के आगे कोई चीज नहीं है, तो मैं कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ये बहुत ज्यादा गलती होती है, मैं का ऊपर जा रहा नीचे जा रहा कोई पता नहीं पड़ता है, इसका विशेष ध्यान रखें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 बोला हो चुका रहा। अब इसके अंदर मान लो प्रश्न थोड़ा चेंज हो गया और पूछे शरीरम पदस्य पर्यायवाची, देहम पदस्य पर्यायवाची पूछ लिया, तो देहम पद का पर्यायवाची कहाँ गया? शरीर। अब यहाँ पर क्या पूछा? देहम, तो यहाँ पर क्या आएगा? कि शरीरम, क्योंकि शरीर नपुंसकलिंग में आता है, शरीर पुल्लिंग में नहीं आता है, तो देहम भी नपुंसकलिंग है, तो इसका शरीर का जो रूप लिखेंगे वो भी शरीरम आएगा। अगर मान प्रश्न चेंज करके दिखता है तो क्लियर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार से आपके टेस्ट में आ रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके सामने है। अब सेकंड क्वेश्चन को पहले वही चीज जिस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा उसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, और सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हमें ये देखना है कि इसका अनुवाद क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गए नाटक को पढ़ करके एतद आधारित उत्तराणाम उत्तरण लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्न के उत्तर भी दीजिए। और वो फिर चर्चा होगी कि नाटक का भी हमें हिंदी अनुवाद कम से कम याद होना चाहिए, और हिंदी अनुवाद की जहाँ पर बात होती है तो आपको एक एक शब्दों के शब्दार्थ इस नाटक की तो एक क्लास के माध्यम से, सीधी क्लास के माध्यम से आपको बिल्कुल बता दिया गया। आपके पास में नाटक यूट्यूब पर पड़ा हुआ भी है, तो वहाँ से आप नाटक को दोबारा भी देख सकते हैं। एक तो बुद्धि बलवती वाला नाटक है, दूसरा ये है। इस टेस्ट में जो नाटक दिया गया वो बुद्धि बलवती था, लेकिन हमने जो ये नाटक लिया है यहाँ पर दूसरा ले लिया हमने, केवल उदाहरण बताने के लिए कि किस प्रकार से इसके आंसर करेंगे। ये नहीं आप ये नाटक मैंने दे दिया तो इस नाटक वाला चैप्टर याद करने बैठ जाए। पहले टेस्ट के लिए जो नाटक आपको दिया गया है उसी का आपको तैयार करना, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस नाटक का पहले हिंदी अनुवाद क्या होगा, हमें हिंदी अनुवाद पहले मालूम कर लेना है। राम है वो, तो राम का मतलब राम है, और राम क्या बात कर रहे हैं? ऐसा भवतो सौंदर्य अवलोक जनिते कोतोहिल पच्छामि। जब बोर्ड में बैठेंगे टेस्ट देंगे तो मुझे पता है पूरा हिंदी अनुवाद अभी याद नहीं होगा। अभी इसलिए आपको हिंदी अनुवाद कराया जा रहा है क्योंकि पता है मुझे आपने हिंदी अनुवाद कुछ भी याद नहीं किया, केवल आपने होमवर्क करके कॉपियां भरी है। अधिकतर बच्चों ने 99% बच्चों ने केवल कॉपियां भरी है, कई ने तो होमवर्क भी नहीं किया अभी तक। टेस्ट पहला टेस्ट चल रहा है और आपके होमवर्क नाम मात्र का होमवर्क नहीं है,
जो टेस्ट में तुक्का लगा रहे हो या किसी से कॉपियां मंगा करके वैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा दिया गया है। शायद मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, इतनी अच्छी तरीके से शायद आपको ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाया जाता। अब इसका अनुवाद में कर रहा हूँ। अनुवाद में है कि ऐसा भक्तों, यह आप दोनों के सौंदर्य अद्भुत जनते, सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल पृच्छामि, कौतूहल के कारण, जिज्ञासा के कारण पूछता हूँ। राम कह रहा है यह आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न जिज्ञासा के कारण पृच्छामि का मतलब पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? क्षत्रिय कुल पितामह है, सूर्य चंद्रयो को व भौतो वंश से कहता। पितामह है क्षत्रिय कुल में, पितामह का मतलब था दादाओं का, तो क्षत्रिय कुल में दादाओं का सूर्य अथवा चंद्रमा भौतो वंश से करता। आप दोनों के वंश का कर्ता कौन है? कि आपके जो दादा क्षत्रिय कुल में जो उत्पन्न हुए, उनका जो वंश उत्पन्न करने वाला है, अर्थात आप किस वंश के हो। मतलब यहाँ पर राम ने पूछा है कि आप दोनों किस वंश के हो, तो लव है, लव उत्तर दे रहा है भगवान सहस्त्र दिदिति है। भगवान सहस्त्र दिदिति का मतलब यहाँ पर हो गया है, भगवान सहस्त्र दिदिति का मतलब भगवान सूर्य, सहस्त्र दिदिति का मतलब होता है 1000 किरणों वाले भगवान सूर्य, तो यहाँ पर आके भगवान सूर्य। तो राम के जो वंश का कर्ता किसको बताया गया है? सहस्त्र दिदिति का मतलब होगा सूर्य, 1000 किरणों वाले सूर्य मान सकते हैं या सूर्य मान सकते हो। फिर राम पूछ रहा है कथम अस्मत् समान अवयवो समृद्ध है। अब देखो क्या है कि राम ने अगला वाक्य कैसे पूछ लिया, क्योंकि राम भी सूर्य वंश का था और लव ने भी कह दिया, लव ने क्या कहा कि हम सूर्य वंश के हैं। तो राम ने यहाँ पर कहा कि कथम अस्मत् समान अवयवो समृद्ध है, किस प्रकार से तुम हमारे समान एक ही कुल में पैदा होने वाले हो गए। कथम किस प्रकार से, अस्मते हमारे समान, अभिजनों का मतलब एक कुल में पैदा होने वाले, समृद्धों का मतलब हो गए। विद्वान, यहाँ पर विद्वान बोल रहा है, विदुषक बोल रहा है कि क्या द्वयो अपि एकम एव प्रतिवचनम, कि क्या दोनों का ही एक ही उत्तर है, क्या दोनों का ही एक ही जवाब है। प्रतिवचन का मतलब होता है उत्तर है, तो क्या केम का मतलब क्या द्वयो अपि दोनों का ही एकम एव एक ही, प्रतिवचन का मतलब उत्तर है। यहाँ पर लव कहता है कि भ्रातरो आवाम, भ्रातरो का मतलब भाई, आवाम का मतलब हम दोनों, सुधरे का मतलब सगे, हम दोनों सगे भाई हैं। राम यहाँ पर कहता है सम रूप है, आपका रूप कैसा है? समान है। शरीर सन्निवेश है, शरीर और वेशभूषा भी क्या है? समान। तो आपका रूप और शरीर वेशभूषा भी कैसे? समान, क्योंकि लव और कुश दोनों जुड़वा थे, दोनों एक ही नाक नक्शे थे, दोनों एक ही वेशभूषा के थे, क्योंकि तपोवन में रहते थे, इसलिए तपोवन के कपड़े पहने थे, आश्रम के वहां पर वेशभूषा उन्होंने धारण कर रखी थी। वैसे तो न किंचित अंतरम, कौन बोल रहा? राम। वैसे का मतलब आयु का, इसके हम संधि विच्छेद करेंगे तो वैसे तो यहाँ पर सप्तम विसर्ग संधि का रूप होता है। आयु का तो न किंचित अंतरम, कोई अंतर नहीं है, आयु का तो कोई अंतर नहीं है। लव कहता है आवाम यमलो, आयु का अंतर क्यों नहीं है कि आवाम यमलो, हम दोनों जुड़वा हैं, और जब जुड़वा सगे भाई है, सगे भाई में आयु का अंतर हो सकता है। तो एक मान लीजिए 5 साल पहले हो गए, 5 साल बाद हो रहा, तो वहां पर तो आयु का अंतर हो रहा है, तो सगे भाई हो गए। एक होता है जुड़वा, जुड़वा का मतलब एक साथ पैदा होना, तो एक साथ पैदा होने तो आयु का अंतर कहां से होगा। इसीलिए राम ने कहा कि वैसे तुमने किंचित अंतरम, आयु का तो कोई अंतर नहीं है। तब लव ने कहा कि आवाम यमलो, हम दोनों जुड़वा है। क्लियर है? अब इसके अंदर प्रश्न कैसे पूछा गया है वो मैं देखना है। अब प्रश्न मैंने पहले प्रश्न बता दिया कैसे करना है, तो प्रश्न बोलूंगा, उत्तर हमें ढूंढना है, इतना बताना आज प्रश्न के अंदर मुझे केवल। तो मान लो कि पहला प्रश्न इसमें एक पदेन में आ गया कि आवाम यमलो। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा हूं? देखो एक पदेन में आवाम यमलो इति कह कथयति, आवाम यमलो इति कह कथयति। बताइए कहां लिखा हुआ है कि आवाम यमलो इति कह कथयति, इसका उत्तर क्या है? प्रश्न में क्या होगा? आवाम यमलो, हम दोनों जुड़वा हैं, इति ऐसा कह कथयति, कौन कहता है? ये रहा उत्तर इसका, कौन कहता है? लव है। तो उत्तर क्या आएगा इसका? लव आएगा, बस केवल एक पद में उत्तर के अंदर लव लिख दो, लव लिख करके इसको छोड़ दो, लव है इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न पूछा है लवस्य वंशस्य कर्ता के अस्ति। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? लवस्य वंशस्य कर्ता के अस्ति, लव के वंश का कर्ता कौन है? तो जो कर्ता राम का है, वो कर्ता कुश का है, तो वो कर्ता लव का होगा, और लव ने यहाँ बताया नहीं है, ये राम ने बता दिया, ये लव बता। लव अपने वंश का कर्ता किसको बता रहा है? सहस्त्र दिदिति है। तो एक पद में उत्तर क्या हो गया? सहस्त्र दिदिति हो गया। एक पद लिखकर वो एक लाइन छोड़नी है। पूर्ण वाक्यांश का प्रश्न इसके अंदर पूछ रहा हूं मैं आपको
कि रामः किमर्थम तयो, रामः किमर्थम पूर्ण वाक्य में रामः किमर्थम तयो कुल विषय पृच्छति, राम किस लिए उनके कुल के बारे में पूछता है। इस प्रश्न में आ गया राम किमर्थम किस लिए, तयो वंश से उनके वंश के बारे में पृच्छति पूछता है। तो इसका उत्तर ही हो गया सौंदर्य अवलोक निर्देश कौतूहले। यह इसका उत्तर लिखा है। ये राम ने कहा पृच्छा में पूछता हूँ, किस कारण से पूछता हूँ, सौंदर्य अवलोक निर्देश कौतूहले पृच्छामि। तो इसका उत्तर आएगा राम है सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहले पृच्छति। राम ऐसा क्यों पूछते हैं, सुंदरता को देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण पूछते हैं। क्लियर है। अब इसके व्याकरण के जो प्रश्न आगे, व्याकरण के प्रश्न में इसने पहला प्रश्न पूछा है युगलो पदस्य पर्याय पदम नाट्यांश चित्वा लिखत। युगलो पद का जो पर्यायवाची है वो हमें नाट्यांश से चुन करके लिखना है। तो युगलो का मतलब क्या होता है, युगलो का मतलब होता है जुड़वा। युगलो का मतलब क्या होता है, तो इसमें कौन सा आ गया देखिए आप, युगल का मतलब दोनों जुड़वा हो गए। तो यहाँ पर क्या आ गया, यमलो आ गया। क्या पर्यायवाची हो गया, यमलो। इसका आप सौंदर्य मत कर देना, युगलो का क्या हो जाएगा, यमलो हो जाएगा। सहोदरों का होता है सौंदर्य। अगर अरे सहोदरों विषय जानना, इसमें कई बार गड़बड़ होती है। युगलो का गया, हमने कर दिया सौंदर्य, ये कर दिया तो सौंदर्य, ऊपर वाला कर दिया सौंदर्य कर दिया, मतलब दोनों सौंदर्य। ये किसका होगा, सहोदरों। सहोदर, अगर सहोदर आ जाए तो उसका होगा सौंदर्य, और युगलो का क्या होगा, यमलो। विशेष ध्यान रखना आपको। इसके बारे में सुना। अगला प्रश्न पूछा है कौतूहलेन पृच्छामि। वाक्य प्रश्न सुनना ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ज्यादा गलतियां होती है इसमें। कौतूहलेन पृच्छामि, इसमें क्रियापद से कृत पदम की। प्रश्न को दोबारा बोल रहा हूं मैं, कौतूहलेन पृच्छामि इति पदे कृत पद से क्रियापदम की। तो क्रियापद तो क्या होगी, पृच्छामि। अभी हम क्रियापद से कृत पदम की, क्रियापद का कर्ता कौन है, तो कईयों को ये पता नहीं कि क्रिया क्या है, क्रिया पृच्छामि है। अब पृच्छामि का कर्ता कौन होगा, कई इस वाक्य में देखेंगे ये पृच्छामि आ गया, पृच्छामि कौन बोल रहा है, राम। तो इसका कर्ता क्या लिखेंगे, वो राम। गलत है, बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि उनको बिल्कुल ये लिखा नाटक में और वो जीतेंगे। कैसे देखो, आपने नाटक में ये तो लिखा है ये पृच्छामि पूछता हूँ, और कौन पूछता हूँ, राम पूछता हूँ, तो राम कर्ता हो गया। गलत। अरे भाई, हमने जो लकार पढ़े हैं, लकार के अंदर पढ़ा कि क्रिया हमेशा कर्ता के समान होती है। इसमें लकार में होती है, कृतवाच्य में होती है। तो यहाँ पर पृच्छामि का मतलब पूछता हूँ, तो पूछता हूँ कौन, मैं। हमेशा जो उत्तम पुरुष की जो क्रिया होगी तो इसका कर्ता भी उत्तम पुरुष होगा, और उत्तम पुरुष में भी क्या है, उत्तम पुरुष की भी एक वचन है, इसलिए इसका कर्ता कौन होगा, उत्तम पुरुष का एक वचन होगा। इस प्रकार के ये प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों का विशेष ध्यान हमें रख लेना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सोच समझ के करना, तैयारी होगी तो ही नंबर आएंगे, बाकी नंबर नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे आपके एबसर आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का होगा, 2.5 नंबर का होगा। तो उनको हमें किस प्रकार से करना है तो देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा, सही उत्तर चुन करके आपको तालिका बनानी है। कितने प्रश्न आएंगे, उसमें 5 प्रश्न आएंगे केवल ही, क्योंकि जब बोर्ड में ये पैटर्न चालू हो गया था, कोर्स कम होने के कारण से एबसर ऑब्जेक्टिव वाला जो सब में आ चुका था, सब सब्जेक्ट में आया था ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन। इसलिए आपको अभी से तैयारी कराते हैं, हो सकता है इस बार भी ऐसा पैटर्न कोई बोर्ड दे सकता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न। उनको करना किस प्रकार से, जब सब बच्चों को मैंने एक बार बता दिया तो सब बच्चों का करने का तरीका भी एक ही होना चाहिए। कोई कैसा सारणी बना रहा है, कोई कैसा लिख रहा है, कोई कैसा लिख रहा है, कोई सीधा उत्तर लिख रहा है, कुछ नहीं है। वही प्रश्न नंबर हमें 3 डालने हैं, साइड में 3 नंबर डालेंगे, फिर करो मैं उत्तर प्रश्न कोई लिखेगा, केवल 3 लिख कर छोड़ दो, तो तीसरा प्रश्न का उत्तर ही होगा। अब इसकी तालिका भी कैसे बनानी है, 5 प्रश्न आएंगे, इसमें तालिका भी खड़ी बनानी है बिल्कुल ही। ये प्रश्न नंबर यहाँ लिखना सीधा नहीं, बस ये सारणी होगी आपकी। ऊपर यहाँ लिखेंगे क्या, प्रश्न क्रमांक लिख सकते हो आप, प्रश्न क्रमांक लिख दो, और यहाँ कर सकते हो आप उत्तराक्षर। क्या कर सकते हो, उत्तराक्षर।
यहाँ पर उत्तराक्षर कर दो। अब प्रश्न नंबर 1, इसमें 2, इसमें 3, ये हो गया 4 और 5। ये प्रश्न कौन सा? पहला, ये प्रश्न दूसरा, ये प्रश्न तीसरा, ये प्रश्न चौथा और ये प्रश्न 5। इनके उत्तर सामने आएंगे और उत्तर ध्यान रखना। उत्तर ये आएगा कि कुछ आप उत्तर किसी ऑब्जेक्टिव मान लीजिए गैर नंबर का उत्तर सही है तो हमें केवल गैर लगाना है इसमें। ये नहीं है गैर नंबर पर लिखा हुआ राम, आप वहां गैर तो लिख रहे हो और वहां लिख रहे हो क्या लिख के आ गया आप राम, गलत, बिल्कुल गलत माना जाएगा। सही उत्तराक्षर लिख रहे हैं आपको। तरीका ये होना चाहिए सभी की सारणी का। और गए अगर उत्तर सही है तो गए होना चाहिए, बै अगर उत्तर सही तो बै होना चाहिए। और एक चीज और, किसी लड़के ने ऐसा हमारे इसमें उत्तर पहले उसने भर दिया है सह और फिर उसी सह को काट करके इस सह को काट करके यहाँ लगा रहा है वो गए, ऐसा उत्तर बिल्कुल गलत माना जाएगा, बिल्कुल गलत माना जाएगा। और या इसने कर दिया ए और ए के ऊपर ही काट के कर दिया गए, वो भी गलत। जो उत्तर साफ दिखेगा उसका उत्तर सही माना जाएगा, जितने की कोई आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तरीका यही होगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 आएगा आपके खंड मिलान करो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड में आएगा और बोर्ड के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। तो अभी आपके 2.5 नंबर का आ रहा है लेकिन बोर्ड कितने नंबर का देगा? 5 नंबर का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? 5वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 खंड मिलान। तो खंड मिलान में वही बात जो हम यहाँ लाइन खींच रहे हैं यहाँ पर बोर्ड में, जो तरीका टेस्टों में होगा वो तरीका बोर्ड में होगा। प्रश्न नंबर कौन सा लिखना है? केवल 4, इस लाइन को खाली छोड़ना, कुछ नहीं लिखना, इसके अंदर खाली है। और यहाँ पर हमें एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अंदर वो 4 लाइन में क्या होगा? एक खंड मेलनम। 4 लाइन हम क्या लिखेंगे? खंड मेलनम लिखेंगे। खंड मेलनम हमने ये लिख दिया, खंड मेलनम। ऐसे करना ध्यान से। खंड मेलनम दोबारा आपको नहीं होता ना पेपर वाला, हमेशा इसका उत्तर। मान लो खंड मेलनम के अंदर पहले जो इधर ए पार्ट वाले खंड मेलनम है हमने इधर लगा दिया, ए लगा दिया। ए वाले पहले पूरे लिख दो। ए वाले के अंदर पूरे में मान लो पहले कौन आ गया? पहले मैंने लिख दिया सूर्य है, ठीक है। दूसरे में मैंने लिख दिया यहाँ पर चंद्र है, क्या लिख दिया मैंने? चंद्र है। तीसरे में मैंने यहाँ पर लिख दिया हिमालय है। आप एक लाइन जोड़ जोड़ के लिख सकते हो सबको ताकि सुविधा सही रही देखने में। हिमालय के बाद मैंने यहाँ लिख दिया वय है, वय के बाद हमने लिख दिया यहाँ पर धरा, और धरा के बाद हमने यहाँ लिख दिया नग है। क्या लिख दिया? नग है। अब हमें क्या करना है? स्केल से बिल्कुल एक ही सीधे लेना, सब बराबर चाहिए। ये चीज बराबर है सबके, ये आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये सबके बराबर में आएगा, बिल्कुल बराबर में। आधी पीछे लाइन बिल्कुल लाउ नहीं होगी, कोई ऐसे मिला रहा है तो ऐसे आधे पीछे बिल्कुल बराबर में, तीर का निशान लगभग इनके सामने। अब मान लो सूर्य लिखा हुआ है, अब सूर्य के सामने इधर लिखा हुआ है, पेपर में लिखा हुआ शशि है, पेपर में क्या लिखा हुआ? शशि है। तो शशि किसके सामने आएगा? देखो इनमें से शशि किसके सामने आएगा? चंद्र के सामने। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? शशि लिख दिया, ये इसका आंसर हो गया शशि है। फिर इसके बाद में लिखा गया आयु। अब आयु इनमें से आयु किसका होगा? आयु व्यय का होता है आयु, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? आयु कर दिया है। आयु के बाद में नंबर 3 पे लिखा हुआ रवि लिखा हुआ है, रवि इनमें से किसका होगा? रवि होगा सूर्य का, तो सूर्य के सामने लिख सकते हैं हमें रवि लिख सकते हैं। रवि के बाद क्या गया? भूमि है, भूमि किसका होगा? धरा का, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? हमने यहाँ पर कर दिया भूमि है, जो गया भूमि है। फिर लिखा पर्वत है। अब कई तो पर्वत में हिमालय भर देंगे, कई नगर बनेंगे, यहाँ का स्टार्ट हो गया। हिमालय तो पर्वत है लेकिन नगर का मतलब होता है पर्वत है, तो यहाँ पर क्या आएगा? पर्वत है। और आगे का नगाधिराज, वो कौन हो गया? हिमालय, तो यहाँ पर लिख दो नगाधिराज। क्लियर है? एक एक लाइन छोड़ छोड़ के बनाएंगे, ऐसा करने का तरीका ये बिल्कुल स्केच से लाइन खींचने की ऐसी देख पे रहेगी। पहले इधर वाले पूरे लिख लो, इधर वाले पूरे लिखने के बाद फिर इधर वाले लिखने एक एक सोच समझ के लिखनी है। तरीका यही टेस्ट में होगा, तरीका यही बोर्ड में होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न नंबर क्या है आपकी? 5वां प्रश्न आएगा, एक पद में उत्तर दो। इधर नंबर लगाना केवल 5 और 5 में का 1 2 जो कैक है, जो भी है कैक है इधर लगाना आपको। नंबर 5 तो इस लाइन में लगाना है, लेकिन कैक है यहाँ क्या उत्तर? इसका उत्तर। फिर लिखा उत्तर, इसका उत्तर। जो हमने एपट गद्यांश में जो पहले गद्यांश में किया था उसी प्रकार के कैक इधर लगेंगे। ध्यान रखना ये नहीं है 4 हमने यहाँ डाल दिया, कैक है यहाँ डाल दो, नहीं 4 यहाँ डाल दिया तो इसकी कैक है अवश्य उत्तर यहाँ आएंगे। बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, दोबारा आप देख सकते हो, उसको और देख लेना।
एक पदेन के उत्तर इसमें होंगे, प्रत्येक उत्तर के बाद में लाइन छोड़नी है आपको एक। अगला होगा इसमें नंबर क्या, नंबर छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में आएंगे पूर्ण वाक्य के उत्तर। पूर्ण वाक्य के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं, उत्तर याद करने हैं। केवल प्रश्न लिखाएगा, ये नहीं है किसी गद्यांश को पढ़ करके उत्तर दो। पूर्ण वाक्य का उत्तर का मतलब केवल पूर्ण वाक्य के उत्तर आएंगे। वो प्रश्न आएंगे तो आपको पढ़ करके उनके उत्तर देने हैं, पूर्ण वाक्य में देने हैं, लाइन छोड़ना उत्तर के बाद एक। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में आएगी अधोलिखित पद्यांश सप्रसंग हिंदी व्याख्या करो। नीचे लिखे गए श्लोक की या पद्यांश की सप्रसंग हिंदी व्याख्या करनी है, और हिंदी व्याख्या आपको लिखकर भेजी हुई है। बिल्कुल हिंदी व्याख्या के पूरे पॉइंट करने हैं। पहला पॉइंट संकेत आता है, दूसरा पॉइंट अन्वय आता है, तीसरा पॉइंट शब्दार्थ होगा, चौथा पॉइंट प्रसंग होगा, पांचवा पॉइंट फिर भावार्थ या व्याख्या होगी, और लास्ट पॉइंट होगा विशेष। पूरे बोर्ड लिखने के बाद नंबर, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके अभी इस टेस्ट में आएगा। इस प्रकार से आपका जो शेड्यूल है पूरे टेस्ट का ये हमने तैयार कर दिया है। अब इसमें जो गलती करते हैं तो फिर जो भी नंबर कटते हैं उसमें जिम्मेदारी आपकी होगी। आप बिल्कुल सचेत रहे, गलती न करें इसके अंदर, क्योंकि पहला टेस्ट अच्छा देना चाहिए ताकि एक कॉन्फिडेंस रहे आप में, एक अच्छा जोश आए, आगे वाले टेस्ट भी आप सही प्रकार से देते रहे। क्लियर है? आज इतनी क्लास। नमस्ते मित्रों, नमस्ते।